Hello everyone, good evening. How are you all, children? So, I hope you all are studying regularly and following the syllabus as well. So, welcome back to my channel Study Time. So, it's for class 10. So, आपको जैसे मालूम है हमने कल का जो टॉपिक था हमारा कल के सेशन में हमने ट्रांसपोर्ट एंड ह्यूमन बींग्स का जो टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था. तो आज हम शुरू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, राइट. तो वैसे और प्लांट्स में भी एक वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है जिसके थ्रू वाटर एंड फूड कंडक्ट किया जाता है. तो एक कंडक्टिंग वेस्कुलर सिस्टम होता है. आपने अपनी प्रीवियस क्लास में जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा ही है. क्लास 9 में आपने पढ़ा है टिश्यू चैप्टर में कि प्लांट्स में जो कंडक्टिंग वेसल्स होते हैं या वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम कहलाते हैं. जाइलम होता है वाटर कंडक्ट करता है रूट से लेके प्लांट्स की पूरी बॉडी में वाटर को वनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है, और फ्लोएम होता है वो फूड को ट्रांसलोकेट करता है. ट्रांसलोकेशन वर्ड यूज होता है उसमें. नाउ इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज. सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस we have discussed earlier how plants take in simple compounds such as carbon dioxide and photosynthesize energy stored in the chlorophyll containing organs, namely leaves. तो leaves में जो chlorophyll होता है वहाँ पे photosynthesis होता है ज़्यादा. तो site of photosynthesis is leaves. leaves को kitchen of the plant भी बोलते हैं. And the other kind of raw materials needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. So for plants, the soil is the nearest and the richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals. तो हमें ये मालूम है कि जो प्लांट्स होते हैं वो तो फिक्स्ड होते हैं, राइट. तो सॉइल में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट ये रॉ मटेरियल्स, काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स होते हैं. जैसे ये एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, दूसरे मिनरल्स हैं, एंड ऑफ कोर्स वाटर. तो सॉइल में से ये सब चीज़ों का एब्जॉर्प्शन रूट्स के थ्रू होता है, और रूट्स के थ्रू ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती है और प्लांट बॉडी में ये पहुंचाई जाती है. तो रूट से वाटर का कंडक्शन होता है अलॉन्ग विद दीज मिनरल सॉल्ट्स. तो ये किस तरह से होता है? तो ये जाइलम जो टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू है, उसके थ्रू होता है. अब डिपेंड करता है कि जो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है. जैसे अगर छोटा प्लांट है, प्लांट्स में भी हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज़ हैं. तो हमें मालूम है कि ट्रीज़ तो बहुत ही टॉल होते हैं और जो हर्ब्स हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं. उससे भी छोटे छोटे भी कई सारे प्लांट्स हैं, जैसे ग्रासेस हैं, बहुत ही छोटी होती हैं. तो उसमें रूट और जो मेन प्लांट बॉडी है उसमें डिस्टेंस काफ़ी कम रहता है, राइट. और ऐसे जैसे ही प्लांट लंबा होता जाएगा, जैसे ट्रीज़ के बारे में आप अगर सोचोगे तो जो स्टेम है वो काफ़ी लंबा होता है. स्पेशली थिंक ऑफ हिल, द ट्रीज़ फाउंड इन हिल्स, कॉनिफरस ट्रीज़ हैं, फिर उसके अलावा यूकैलिप्टस ट्रीज़ हैं. कितने ज़्यादा टॉल होते हैं वो. और यू कैन इमेजिन कि रूट से जो पानी एब्जॉर्ब होता है फिर वो कैसे करके लीव्स तक पहुंचेगा, पूरा उसे स्टेम में से कितना ऊपर की तरफ जाएगा, किस तरह से. तो इसलिए एक वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है इसमें, राइट. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेज therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots. Now, if the distance between the soil containing organs and the chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the plant body. प्लांट बॉडी जितनी छोटी सी होगी तो उसमें आराम से डिफ्यूजन के थ्रू भी ये सारी जो रॉ मटेरियल्स हैं वो प्लांट बॉडी में आ सकते हैं रूट्स के थ्रू, और प्लस डिफ्यूजन के थ्रू भी. बट इफ़ द डिस्टेंस इज बिकम लार्ज because of changes in the plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in the roots. So a proper system of transportation is therefore essential in such situations. तो plants में भी इतने इसी बेसिस पे प्लांट की कितनी हाइट है, प्लांट्स जो ट्रीज़ हैं टॉल होते हैं,
तो इस बेसिस पे वेस्कुलर सिस्टम पूरा डेवलप्ड होता है, और प्लांट जितना माइन्यूट होगा, छोटा होगा, तो उसमें डिफ्यूजन से भी हो जाता है, राइट। सो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस के बाद में ग्लूकोज बनता है, राइट। तो ग्लूकोज जो होता है वो ट्रांसलोकेट होगा, वो लीव्स से दूसरे जो स्टेम्स हैं, ब्रांचेस हैं और रूट्स हैं, इन सब की तरफ जाएगा, तो वो ट्रांसलोकेशन होता है। और रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो रूट्स से फिर जाते हैं, जैसे वाटर है, मिनरल सॉल्ट्स हैं, ये ऊपर की तरफ प्लांट में जाएंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, जाइलम कैन कंडक्ट वाटर यूनिडायरेक्शनली। यूनिडायरेक्शनली का मतलब होता है वन वे, राइट। सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, सॉइल से अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स की तरफ वो जाएगा। और फ्लोएम कैन कंडक्ट बाय डायरेक्शनली। फ्लोएम में जो ट्रांसलोकेशन होता है फूड का, वो बाय डायरेक्शनल होता है। तो वो भी हम जब फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे तब फिर हम इसको पढ़ेंगे। ओके, नाउ द डिस्टेंस ओवर विच द ट्रांसपोर्ट सिस्टम have to operate, however, can be very large in plants such as tall trees. Plant transport system, और ये जो दो pathways होते हैं, so these two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. One is the xylem, which moves water and minerals obtained from the soil, and the other is the phloem, which transports products of photosynthesis from leaves where they are synthesized to the other parts of the plant. So you have, as you know, you have already read about the xylem and the phloem tissues in class 9. तो हम अब let's start. So I hope it is clear कि transportation in plants की क्या क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर प्लांट बहुत छोटा है, बहुत माइन्यूट है, तो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से भी हो सकता है। और लेकिन अगर बहुत बड़ा प्लांट है, ट्रीज़ हैं, तो उसमें फिर वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग वेसल्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का मेन फंक्शन है टू कंडक्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द ट्री प्लांट्स, एंड फ्लोएम का मेन फंक्शन है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूसिव ऑफ द रूट्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। सो जाइलम टिश्यूज़ में जाइलम एलिमेंट्स जो होते हैं, वेसल्स हैं, ट्रैकिड्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर्स हैं, ये 4 तरह के सेल्स होते हैं, इनको जाइलम एलिमेंट्स कहते हैं। वेसल्स और ट्रैकिड्स जो होते हैं और जाइलम फाइबर्स, ये डेड सेल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। और सो वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ये लॉन्ग कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसे कोई आप इमेजिन कर सकते हो, पाइप्स को हमने एक के ऊपर एक लेंथ वाइज रख दिया है, तो एक लंबा सा पाइप का सेक्शन बन जाएगा। यू कैन इमेजिन बिल्डिंग्स में कैसे प्लम्बिंग सिस्टम्स होते हैं, बिल्डिंग में पानी कैसे चढ़ाया जाता है। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में पानी जो मेन सोर्स है, वाटर का टैंक है, वहाँ से पानी कैसे ऊपर के फ्लैट्स में सब चला जाता है, तो पाइप्स के थ्रू ही चढ़ता है, राइट। So in plants also, in xylem tissue, the vessels and tracheids of the roots, stem and the leaves are interconnected to form continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. So at the roots, cells in contact with the soil actively take up ions. अब roots में क्या होता है, roots soil में रहते हैं, right? So जैसे ये है और ये soil है ये, और यहाँ पे ये टैप रूट हो या फाइब्रस रूट हो। सो हमें पता है कि रूट सेल्स होते हैं, जो सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं सॉइल के, तो तब क्या होता है, सो एट द रूट सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनकी वजह से दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ these ions between the root and the soil. Water therefore moves into the root from the soil to eliminate the difference. एक pressure difference बन जाता है, और from high concentration zone to low concentration zone water का movement किस तरफ होता है ये भी आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा।
हायर जो आपकी 9th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है, मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे होता है। तो ये जो आयन एब्जॉर्प्शन होता है रूट सेल्स में, तो इसके कारण एक कंसंट्रेशन डिफरेंस बन जाता है, उसकी वजह से वाटर का मूवमेंट होता है। और सो दिस मीन्स दैट देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड्स। जैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे ये सेल्स होते हैं, रूट के जो कॉट सेल्स होते हैं, और यहाँ पे ये रूट हेयर है, राइट। और तो यहाँ से वाटर इस सेल के अंदर आएगा, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो सेल के अंदर कम हो जाती है, क्योंकि आयंस भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो आयन सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ये सब के बारे में आपको मालूम है। तो जो वाटर है अंदर हाइपरटोनिक मीडियम बन जाता है, अंदर आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है रूट का जो सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म में। तो इसलिए क्या होता है, बाहर से जो वाटर है, वाटर खुद के हायर कंसंट्रेशन जोन से खुद के लोअर कंसंट्रेशन जोन में मूव करता है, राइट। वाटर जहाँ यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स के आसपास एक फिल्म ऑफ वाटर रहती है। जैसे ये सॉइल पार्टिकल है तो इसके आसपास ये फिल्म ऑफ वाटर रहेगा। तो यही वाटर जो होता है ये फिर इसमें रूट सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। सो वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स ओन हायर कंसंट्रेशन जोन टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन जोन। मतलब वाटर अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है, तो ज़्यादा एरिया से वो कम एरिया की तरफ अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और फिर इस तरह से कॉर्टिकल सेल्स में एक के बाद एक ये पानी अंदर की तरफ जाता है, और यहाँ पे फिर ये जाइलम वेसल्स ट्रैकिड्स हैं, तो उसमें फिर ये चला जाएगा और इस तरह से ऊपर की तरफ वाटर प्लांट में ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो इस तरह से दिस वाटर इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड्स। नाउ यू अंडरस्टैंड कि आयंस के एब्जॉर्प्शन की वजह से कंसंट्रेशन जो आयन का है वो सेल में ज़्यादा होता है, बाहर उसका कम है, बाहर वाटर का ज़्यादा है। तो इसलिए कैसे पानी एब्जॉर्ब होता है और वाटर प्लांट में रूट्स से स्टेम की तरफ पुश होगा। हाउएवर दिस प्रेशर itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants. Plants use another strategy to move water in xylem upwards to the highest point of plant body. तो ये जो था ये था रूट प्रेशर, राइट। तो ये रूट प्रेशर था, उसकी वजह से वाटर एब्जॉर्ब होता है प्लांट में। इसके अलावा जो ये हमने यहाँ पे ये पढ़ा, ये रेफ़र करता है कि जो टॉल प्लांट्स है उनमें सिर्फ रूट प्रेशर ही काफ़ी नहीं होता है पानी को ऊपर धकेलने में। तो देयर इज़ वन मोर थिंग, वो होता है ट्रांसपिरेशन पुल, राइट। सो जो दिन के टाइम पे क्या होता है, जैसे ट्रांसपिरेशन होता रहता है। ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स टू द एनवायरनमेंट। जब दोपहर के टाइम पे, दिन के टाइम पे गर्मी होती है, बाहर ड्राई रहता है, और प्लांट का जितना वाटर होता है वो जैसे जो एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपायर करता है, मतलब जो वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाता है, राइट। तो स्टोमेटास के थ्रू ये सब वाटर वेपर्स के फॉर्म में वाटर जो होता है प्लांट का या ट्री का वाटर एटमॉस्फेयर में निकलता रहता है। तो ये एक तरह का सक्शन फोर्स डेवलप करता है। तो यहाँ से पानी सारा लूज आउट हो रहा है, पानी सब वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता जा रहा है ट्रांसपिरेशन से। तो उसकी वजह से एक सक्शन फोर्स बन जाता है, खिंचाव होता है। उससे क्या होता है, सॉइल से वाटर रूट्स में एब्जॉर्ब होगा और ये वाटर कॉलम के रूप में ऊपर की तरफ जाएगा। सो इट इज़ अ सक्शन फोर्स विच इज़ पुलिंग द वाटर फ्रॉम द रूट्स टूवर्ड्स द अपवर्ड। सो ये ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। सो रिमेंबर, एक होता है रूट प्रेशर और एक होता है ट्रांसपिरेशन पुल, राइट। So now provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels. तो ये transpiration pull की वजह से हुआ. Now in the leaf, right? So xylem vessels in the leaf. So in fact, evaporation of water molecules from the cells of a leaf create a suction
एक सक्शन फोर्स बनता है which pulls the water from the xylem cells of the root. So this is known as transpiration pull. So loss of water in the form of vapor from aerial parts of the plant is known as transpiration. ये तो आपको मालूम है कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है. ट्रांसपिरेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor from aerial parts of the plant to the stomatas. और stomatas से भी होता है. और तो ये जो लॉस ऑफ वाटर होता है इसी की वजह से ट्रांसपिरेशन पुल होता है, उससे पानी एब्जॉर्ब होता है. So transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaves. So it also helps in the temperature regulation. Temperature regulation में भी ये help करता है. And the effect of root pressure in transport of water is more important at night. During the day when the stomatas are open, the transpiration pull becomes the major driving force in movement of water in the xylem. तब आपको ये चीज़ समझ में आई कि जो दोपहर का जो टाइम होता है तब ट्रांसपिरेशन होता है और उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन पुल बनता है, उसकी वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और वो जाइलम के थ्रू आता है, ऊपर रूट्स से अपर पार्ट्स में आता है, एरियल पार्ट्स में आता है. और जो रात का टाइम होता है, रात को रूट प्रेशर की वजह से वाटर का मूवमेंट पॉसिबल होता है. राइट, सो आई होप इट इज़ क्लियर. सो ये जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये छोटा ही है तो आज ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ा, ये जाइलम के थ्रू होता है. इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक रूट प्रेशर है और एक ट्रांसपिरेशन पुल है. नाउ द सेकेंड पार्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस. एक और वेस्क्यूलर एलिमेंट होता है जिसको हम फ्लोएम कहते हैं. तो जो, और ये हमें पता है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की वजह से लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है और वहाँ ग्लूकोज बनता है, मतलब क्लोरोफिल कंटेनिंग जो सेल्स होते हैं उसमें ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है. तो वो हुआ सोर्स. ठीक है, तो अभी दो नए टर्म आएंगे आपके सामने, एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक. सो जस्ट लिसन टू इट केयरफुली. Now transport of food and other substances. So far we have discussed the transport of water and minerals in the plants. पानी, वाटर और मिनरल्स का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो तो जाइलम के थ्रू होता है. Now let us consider how the product of metabolic process, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed to other parts of the plant. तो सोर्स क्या हुआ? लीव्स है स्टोर हाउस, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा तो वो सोर्स हुआ. और सिंक का मतलब जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे ये एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में जाती है और एक्सेस एनर्जी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर भी होती है. सो दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ना ऑफ कोर्स ग्लूकोज जो है वो जाएगा नीचे, वो ये सॉल्यूबल है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर्स इन द पार्ट्स ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम. सो देयर इज अ डिफरेंस, राइट. ये ट्रांसलोकेशन है और पहले हमने क्या पढ़ा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम. और अब हम फ्लोएम के लिए जब हम यूज़ करेंगे वर्ड तो वो होगा ट्रांसलोकेशन. सो बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेज एज वेल. These substances are especially delivered to the storage organs of roots, fruits and seeds and to the growing organs. तो ये हुए सिंक, सोर्स टू द सिंक. सोर्स मतलब जहाँ पे फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है लीव्स में. सिंक मतलब जहाँ पे कि एनर्जी स्टोरेज ऑर्गन्स हैं, जैसे रूट्स, फ्रूट्स और सीड्स और ग्रोइंग ऑर्गन्स है, ये सब हुआ सिंक. Now the translocation of food and other substances take place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells, both in upward and downward direction. इसको बोलते हैं bidirectional flow of food. तो फ्लोएम हमेशा बायडायरेक्शनल, ये नीचे की तरफ भी लेके आता है और ऊपर की तरफ भी लेके जाता है फूड को. और फ्लोएम के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो सीव ट्यूब होता है. सीव ट्यूब को आपका स्ट्रक्चर, जैसे ये सेल है तो इसके बीच में एक परफोरेटेड सेक्शन होता है. और जो फूड है वो ऐसे भी जा सकता है एंड अगेन द फूड कैन गो इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो, राइट. तो ये बोथ वेज फूड जाता है. तो ये सीव ट्यूब्स हैं.
इसके साथ में यहाँ पे कंपेनियन सेल्स होते हैं। और कंपेनियन सेल्स इसलिए बोलते हैं कि इसमें न्यूक्लियस रहता है और ये इसको एनर्जी देता है सीव ट्यूब्स को, क्योंकि सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस एब्सेंट है, राइट। सो सीव ट्यूब को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो वो कंपेनियन सेल्स के थ्रू मिलती है। और यहाँ पे एक है फ्लोएम पैरेन्काइमा रहेगा और फ्लोएम फाइबर्स रहते हैं, राइट। तो ये सारे इसके सीव एलिमेंट्स हैं। सीव सेल्स, सीव ट्यूब जो होती है इसको सीव सेल्स बोलते हैं। सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं। तो फ्लोएम फाइबर्स यानी बास्ट फाइबर्स डेड होते हैं, बाकी लिविंग होते हैं ये। सो दिस इज इट दैट दीज सब्सटेंसेस। और ये सिंक एरियाज हैं, स्टोरेज ऑर्गन्स, क्योंकि जो स्टार्च होता है वो रूट में जमा हो सकता है, फिर फ्रूट्स हैं, फिर सीड्स हैं, और जो प्लांट्स है उसके अदर जैसे स्टेम में भी फूड स्टोर हो सकता है, कई बार लीव्स में भी। तो ऐसे अलग अलग स्टोरेज एरियाज होते हैं प्लांट्स में। और बाय डायरेक्शनल इसका मूवमेंट होता है। Now, unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy. एनर्जी जो भी हम मेटाबॉलिज्म, जो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में होती है। जैसे हमने ह्यूमंस में भी पढ़ा था कि रेस्पिरेशन का, अगर आपको याद है, हमने पढ़ा था कि उसमें एटीपी ग्लूकोज का सेल के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और एटीपी बनती है। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है। तो प्लांट्स में एटीपी का भी यूज़ है। तो एनर्जी फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन की वजह के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। नाउ मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी. This increases the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. This pressure moves the material in the phloem to tissue which has less pressure. This allows the phloem to move material according to plant's needs. For example, in the spring season, sugar stored in root or stem tissue would be transported to buds which need energy to grow. सिंक, सोर्स और सिंक का जो था, इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द प्लांट्स, जैसे स्प्रिंग सीजन है तब फ्लावरिंग भी होती है, बर्ड्स भी बनती है, तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। तब क्या होगा, जो स्टोरेज ऑर्गन्स हैं प्लांट के, जैसे रूट्स हैं और स्टेम टिश्यूज़ हैं, जहाँ पे भी फूड स्टोर रहता है वहाँ से, और ये सुक्रोज के फॉर्म में है, तो सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है सिंक, मतलब सिंक से सोर्स की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। सिंक यहाँ पे स्टोरेज है ऑर्गन्स, और जहाँ पे ज़रूरत है एनर्जी की वहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो इस ट्रांसलोकेशन में एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि एटीपी के फॉर्म में होती है, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट है कि फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन होता है और उसमें कभी कभी एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और कल हम ये करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और इससे, और ये हुआ, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और लाइफ प्रोसेस का ये टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स भी हम पढ़ चुके हैं, और आज हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस, और कल हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे और हम ये क्वेश्चंस करेंगे। एंड आफ्टर दैट वील स्टार्ट विद द एक्सक्रीशन। ये है लाइफ प्रोसेस चैप्टर का और एक टॉपिक। सो दिस चैप्टर इज़ क्वाइट लॉन्ग, लेकिन बस अब ये एक्सक्रीशन वाला जो पार्ट है ये लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। आफ्टर दैट आवर चैप्टर विल बी ओवर। सो रिवाइज इट प्रॉपरली सो दैट आप लोग अपने मतलब एग्ज़ाम को भी दिमाग में रखते हुए वैसे ही करके तैयारी कीजिए, और रिवीजन हम बहुत अच्छे से करेंगे। रिवीजन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। सो चिल्ड्रन, प्लीज़ कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग एंड गो थ्रू दिस टॉपिक अगेन। और कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में दीजिए, जिससे कि मैं उनका रिप्लाई कर सकूं और आपके जो डाउट्स हैं वो भी सॉल्व हो सकें। So do like, share and subscribe,
एंड कीप मोटिवेटिंग मी। और इसी तरह से और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी आपको उसके बारे में पता चलता रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड नाइट चिल्ड्रन, बाय।